अगर हम लोग देश के राजनेताओं की बात करें, राजनीति की बात करें और इसमें अगर हम लोग शरद पवार के बारे में बात ना करें, ये मुझे लगता है कि संभव भी नहीं है। और आप देखते हैं कि शरद पवार को राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, इनका पारिवारिक बैकग्राउंड देख लेते हैं, शिक्षा देख लेते हैं, इनका जो भी करियर रहा है उस पर भी बात करते हैं और इनकी जो पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक सफर है उस पर भी बात करेंगे। इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं, उन विवादों को भी हम लोग देखेंगे। आप लोग अपनी स्क्रीन पर इन्हें देख भी रहे हैं, शरद पवार साहब को। कुछ और पिक्चर आप लोग देखिए, ये आप देखिए इनकी पत्नी है शरद पवार की, और आप देखिए इनकी बेटी हो गई और इनके भतीजे अजीत पवार हो गए। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि शरद पवार हैं और इनका संबंध महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई इसकी राजधानी है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में आपका महाराष्ट्र फैला हुआ है। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। शरद पवार की अगर हम लोग बात करें जन्म की, तो इनका जन्म 12 दिसंबर 1940 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। शरद पवार के पिता का नाम गोविंद राव पवार और वह बारामती के कृषक सहकारी संघ में काम करते थे। शरद पवार की माता का नाम शारदाबाई पवार। शरद पवार के माता पिता की 11 संतानें थीं और शरद पवार की पत्नी का नाम प्रतिभा पवार था। दोनों की एक बेटी भी है और उनकी बेटी का नाम सुप्रिया सूले है। वह लोकसभा सदस्य भी हैं, राजनीति में वो भी हैं। शरद पवार ने बारामती के सरकारी स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय के बीएमसीसी कॉलेज से आप देखिए पढ़ाई की हुई है, कॉलेज की। फिर आप देखते हैं इनके राजनीतिक सफर की बात करें तो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री तथा आधुनिक महाराष्ट्र के शिल्पकार कहे जाने वाले यशवंत राव चाणक्य को शरद पवार का राजनीतिक गुरु माना जाता है। और शरद पवार ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी। उन्होंने साल 1967 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बारामती विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। और अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और आप देखते हैं कि इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने जाते होंगे। ये आप देखिए कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी देश की आज़ादी के लिए एक संगठन के रूप में। बाद के दिनों में आप देखते हैं कि यही एक राजनीतिक पार्टी बन गई थी। इसके बाद साल 1978 में शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। आप देखिए ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था ना इंदिरा गांधी के समय, 1975 से 77 के बीच, उसी समय की बात हो रही है। और इन्होंने जनता दल के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में सरकार बनाई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। साल 1980 में इंदिरा गांधी ने महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर दिया और साल 1983 में शरद पवार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोशलिस्ट के अध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद शरद पवार बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे थे। और लोकसभा का सदस्य का चुनाव लड़ना है तब भी आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। इनका चुनाव डायरेक्ट मतदाताओं के द्वारा होता है। ठीक है, और आप देखिए हालांकि 1985 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद शरद पवार ने संसद पद छोड़ दिया था और विधानसभा में विपक्ष के नेता बने थे। और साल 1987 में आप देखिए शरद पवार वापस कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। फिर आप देखिए 1988 में उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर आप देखिए साल 1990 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद निर्दलीय विधायकों के समर्थन से शरद पवार एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बने। और राजीव गांधी की हत्या के बाद शरद पवार का नाम भी प्रधानमंत्री के दावेदारों में था, लेकिन कांग्रेस के संसदीय दल ने नरसिम्हा राव को अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना था और शरद पवार को रक्षा मंत्री बनाए गए थे। साल 1993 में जब महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकर राव नायक ने पद छोड़ा तो शरद पवार को फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि आप देखिए साल 1995 में विधानसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन को कांग्रेस पार्टी को हरा दिया था। शरद पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था और शरद पवार महाराष्ट्र में विधानसभा में विपक्ष के नेता भी बन गए थे। और साल 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज करने के बाद शरद पवार ने विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर आप लोग लोकसभा के सदस्य हैं और विधानसभा के सदस्य हैं तो आपको एक सीट खाली करनी होती, चाहे विधानसभा की करिए चाहे आप देखिए लोकसभा की करिए, या आप देखिए राज्यसभा लोकसभा के हैं तब भी आपको खाली करनी पड़ेगी। 12वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता भी चुने गए थे। साल 1999 में
12वीं लोकसभा भंग कर दी गई, तब शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का होने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस छोड़ दी थी और तारिक अनवर व पीए संगमा के साथ मिलकर इन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन किया था। और साल 1999 में आप देखते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और शरद पवार को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का साथ गठबंधन करना पड़ा था, जिसके तहत विलास राव देशमुख को मुख्यमंत्री और छगन भुजबल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर आप देखिए साल 2004 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस वापस सत्ता में आई तो शरद पवार को मनमोहन सरकार में कृषि मंत्री बनाया गया था। इसके बाद साल 2009 में के लोकसभा चुनाव के बाद शरद पवार मनमोहन सरकार में कृषि और उपभोक्ता मामलों के साथ साथ खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे। इसके अलावा आप देखिए शरद पवार साल 2005 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के और साल 2010 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी रहे। 2012 में उन्होंने सन 2014 का चुनाव लड़ने का ऐलान किया था ताकि युवा चेहरों को मौका मिल सके और 2014 में पवार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। फिर आप देखें 2020 में पवार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। अभी वर्तमान में ये राज्यसभा सदस्य हैं। और खेल कूद प्रदर्शन की बात करें तो शरद पवार कबड्डी, खो खो, कुश्ती, फुटबॉल, क्रिकेट जैसे खेलों में दिलचस्पी रखते हैं और इनके प्रशासन से भी जुड़े रहे हैं। और देखिए इन्होंने मुखिया भी रह चुके हैं कई संगठनों के, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, महाराष्ट्र कुश्ती एसोसिएशन, महाराष्ट्र कबड्डी एसोसिएशन, महाराष्ट्र खो खो एसोसिएशन, महाराष्ट्र ओलंपिक्स एसोसिएशन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के उपाध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये शरद पवार साहब का विवादों से भी पुराना नाता रहा है और आप देखते हैं कि शरद पवार के राजनीतिक जीवन में समय समय पर विभिन्न विवादों में उनका नाम आया है। आप देखते हैं कि जब आप लोग इस तरह के किसी पद पर होते हैं ना तो स्वाभाविक सी बात रहती है कि आपको चाहने वाले भी होते हैं, ना चाहने वाले भी होते हैं और उन पर भ्रष्टाचार, अपराधियों को बचाने, स्टाम्प पेपर घोटाले, जमीन आवंटन विवाद जैसे मामलों में शामिल होने का आरोप लगा। एनसीबी अध्यक्ष शरद पवार का नाम कई बार विवादों में भी रहा है। अब्दुल करीम तेलगी ने शरद पवार को लगभग 600 अरब रुपए के स्टैम्प घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था और 2007 में गेहूं आयात में हुए हजारों करोड़ की धांधली में बीजेपी ने तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार के इस्तीफे की मांग भी की थी। 2009 में चीनी और 2011 में प्याज के दामों को लेकर भी शरद पवार को आरोपों का सामना करना पड़ा था और शरद पवार आप देखते हैं कि पर आरोप लगा कि उन्होंने आयातकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए इन खाद्य सामग्रियों के दामों में वृद्धि की थी। ये आप देखते हैं कि इनकी जिंदगी के सबसे बुरे दिन जब डॉक्टरों ने कहा था 6 महीने जिंदा रहेंगे पवार साहब। एक प्रोग्राम में पवार साहब ने बताया कि 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें कैंसर का, आप देखते हैं कि कैंसर का पता चला था। इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए और आप देखिए वहां के डॉक्टरों ने भारत के ही कुछ एक्सपर्ट के पास जाने को कहा था। एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहने के दौरान आप देखिए 36 बार रेडिएशन का ट्रीटमेंट लेना था। यह बहुत ही दर्दनाक था और सुबह 9 से आप देखिए 12 बजे तक शरद मिनिस्ट्री में काम करते थे। फिर 2:30 बजे अपोलो हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी के लिए जाते थे और बहुत बुरी स्थिति थी उस समय। दर्द इतना होता था कि घर जाकर सोना ही पड़ता था। इसी दौरान एक डॉक्टर ने उनसे कहा था कि जरूरी काम कर लें और आप सिर्फ 6 महीने और जी सकेंगे। पवार ने डॉक्टर से कहा था कि मैं बीमारी की चिंता नहीं करता, आप भी मत करो। और आप देखते हैं कि पवार ने लोगों को नसीहत दी कि कैंसर से बचना है तो तंबाकू का सेवन तुरंत बंद कर दें। और आप देखिए कि कहते हैं ना कि वो हिम्मत जो हार गया वो सब कुछ हार गया। अब आप सोचिए, पर अब शरद पवार भी मोटिवेशन हो सकते हैं आपके। पत्नी के सामने रखी थी एक बच्चे की शर्त और आप सोचिए कि उस समय जब आप देखिए पुत्र को ज़्यादा तरजीह दी जाती थी। शरद पवार ने एक इंटरव्यू में बताया कि शादी से पहले उन्होंने अपनी पत्नी प्रतिभा पवार के सामने एक ही संतान पैदा करने की शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी एक ही संतान होगी, चाहे वह लड़का हो या लड़की। इसके बाद 30 जून 1969 को पुणे में सुप्रिया का जन्म हुआ था और 44 साल पहले यह निर्णय लेना काफ़ी कठिन था, लेकिन उन्होंने यह करके भी दिखाया था। और इस तरह खुली सोच के परिवार में जन्मी लेने वाली सुप्रिया को बचपन से ही अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी मिली है। परिवार की ओर से कभी कोई दबाव नहीं बनाया गया, चाहे वह शिक्षा हो या फिर शादी का मामला हो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये शरद पवार साहब की एक छोटी सी बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं, शॉर्ट बायोग्राफी।